1745 में आनंद राम मुखलिस नामी एक हिंदुस्तानी को एक पश्तून फौज देखने का इत्तेफाक हुआ। आनंद राम मुखलिस मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की फौज के साथ सफर कर रहा था, जो कि अली मोहम्मद खान रोहिला की सरकोबी के लिए निकली थी। अली मोहम्मद खान रोहिला ने मौजूदा उत्तर प्रदेश के मगरबी हिस्से और उत्तराखंड के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। आनंद राम अली मोहम्मद खान की पश्तून फौज को देखकर हैरान रह गया। वो फौज हिंदुस्तानियों की फौज से मुख्तलिफ थी। वो अपनी डायरी में लिखता है कि अली मोहम्मद खान की फौज का तरीका अजीब है। इसके हर सिपाही के पास बंदूक होती है, ख्वाह वो प्यादा हो या सवार, और हर सरदार ख्वाह वो 10 सिपाहियों की कमान कर रहा हो या 100 सिपाहियों की, हर एक के पास जुदा जुदा रंग का निशान या झंडा होता है। ऐसा लगता है कि एक बाग मार्च कर रहा है। पश्तो में निशान या झंडे को बेरख कहते हैं। पुराने ज़माने में हर कबीले का अपना अपना बैरग होता था, जो कि मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों का होता था। मसलन अफरीदी कबीले की 8 ज़ेली शाखों के 8 मुख्तलिफ बैरग थे। पश्तूनों के ये कबायली झंडे मुसल्लस शक्ल के होते थे। इन पर कलमा या कुरानी आयात नहीं लिखे होते थे, ताकि अगर झंडा ज़मीन पर गिर जाए तो आयात की बेहुरमती ना हो। जरगे के जरिए कबीले का बैरग सबसे बहादुर या काबिल शख्स के हवाले किया जाता, जो जंग और अमन में इसकी हिफाजत का जिम्मेदार था। झंडा बरदार शख्स लश्कर के सबसे आगे चलता था। जंग के दौरान कबीले के जंगजू झंडा बरदार के इर्द गिर्द जमा होकर कोशिश करते कि ये झंडा बुलंद रहे और दुश्मन के हाथों ना लगे। अली मोहम्मद खान रोहिला की फौज की अक्सरियत यूसुफजैयों पर मुश्तमिल थी, जिनकी बहुत सारी ज़ेली शाखें हैं। इसके अलावा दूसरे पश्तून कबाइल के लोग भी उसके लश्कर का हिस्सा थे। उसके लश्कर में हर कबीले की ज़ेली शाख के पास उनका मुनफरिद झंडा था, चाहे उस शाख की नुमाइंदगी ज्यादा लोग कर रहे थे या कम। उन रंग बरंग झंडों की वजह से अली मोहम्मद खान का लश्कर एक बाग लग रहा था, जिसमें रंग बरंग फूल होते हैं। ऐद वुस्ता में पश्तून वतन के लिए रो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये फारसी जबान के लफ्ज को की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसका मतलब पहाड़ होता है। चूंकि पश्तूनों का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है, इसलिए इनके वतन के लिए रो और कोहिस्तान के नाम इस्तेमाल हुए हैं। पश्तून खुद अपनी जबान में पहाड़ के लिए रो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता कोय सुलेमान के नज़दीक सराइकी बोलने वाले रो का लफ्ज पहाड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में पश्तूनों के लिए पठान के अलावा रोहिला का लफ्ज भी इस्तेमाल होता था। रोहिला यानी पहाड़ी बाशिंदा। एक आम लेकिन गलत तस्वर यह है कि रोहिला सिर्फ यूसुफजई थे। हिंदुस्तान में हर कबीले के पश्तून को रोहिला कहा जाता था। मसलन पिशावर से ताल्लुक रखने वाला दरिया खान दाऊदजई मुगल बादशाह जहांगीर का अमीर था। दरिया खान के हम असर मौरिखों ने उसके नाम के साथ अमूमन रोहिला का लाहिका लगाया है। इसी तरह बंदा सिंह बैरागी को 1710 में शिकस्त देने वाला जलाल खान औरंगजेई कबीले से ताल्लुक रखता था, लेकिन मुगल सोर्सेज में उसको अक्सर रोहिला कहा गया है। मस्कूरा वाला जलाल खान औरंगजेई का एक हम असर दाऊद खान यूसुफजई इलाके से कटेर आया और वहां चंद सौ पश्तून मर्सनरी फौजियों का लीडर बन गया। वक्त के साथ उसने कटेर में चंद गांव हासिल कर लिए। उसके कारनामों और शोहरत की वजह से कई पश्तून पख्तूनख्वा से आकर उसकी मर्सनरी फौज में शामिल हो गए। दाऊद खान ने 7 साल के एक हिंदू बच्चे को अपना लेपालक बेटा बनाया और उसको अली मोहम्मद खान का नाम दिया। अली मोहम्मद खान को उसके हम असर मौरिखों ने रोहिला और अफगान कहा है। इसकी वजह यह थी कि अली मोहम्मद खान एक पश्तून के तौर पर पला बड़ा था। दूसरी बात यह थी कि आम हिंदुस्तानियों के बरक्स वो सुर्ख व सफ़ेद रंगत का शख्स था, इसलिए दीगर पश्तूनों से मुख्तलिफ नहीं लगता था। चंद ज़राए के मुताबिक उसका बाप पश्तून जबकि माँ हिंदू जाट थी। बहरहाल अपनी काबिलियत की वजह से दाऊद खान के साथियों ने उसे अपने गिरोह का सरदार बनाया। 1721 से लेकर 1744 तक अली मोहम्मद खान ने एक वसी इलाके पर कब्जा किया और उसकी नौकरी में हजारों पश्तून आ गए। उसकी ताकत को ख़त्म करने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह हरकत में आया और मस्कूरा बाला आनंद राम मुखलिस उस मुगल फौज के साथ रवाना हुआ।
اور بنگڑ کے قریب روہلا فوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔